किसानों के बड़े आंदोलन की, जिसे अब अन्य राज्यों का भी समर्थन मिल रहा है। अब पंजाब और हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों के किसान भी दिल्ली पहुंचने लगे हैं, जिससे आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर चर्चा आगे करेंगे। इसके साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और इस दौरान क्या कुछ खास रहा, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर रामलला के दर्शन अवधि बढ़ाने की मांग हो रही है। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली टिकरी सिंघू बॉर्डर पर किसान अभी भी जमा हुए हैं और डटे हुए हैं, लेकिन कुछ किसान रात भर मैदान में ही पहुंच चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हजारों की तादाद में किसान आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से दिल्ली की तरफ आंदोलन के रूप में बढ़ रहे हैं आगे। साथ ही वो इस आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपनी सभी जिलों की यूनिटों को खास अलर्ट पर रखा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के भी कई दर्जन अधिकारियों को दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर तैनात किया गया है। पहले से ही वो वहां पर मुस्तैद हैं। साथ ही आपको बता दें कि भोपरा बॉर्डर, गाजियाबाद, अप्सरा बॉर्डर के साथ ही नोएडा, कसाना बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान सहारनपुर, मेरठ होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो आपको ये भी बता दें कि अधिकतर किसान दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार किसानों के मसले पर हल करने में नाकाम रही है और अब हम दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया उसके बाद किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया और दिल्ली पहुंचने का जो किसानों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास और अब तक कहां से किसान पहुंच चुके हैं? क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब के किसान तो इकट्ठा हैं ही, जो बुराड़ी भी पहुंच रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों की क्या स्थिति? देखिए, बाकी राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं सारे किसान अभी एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि सबका मुद्दा एक ही है कि सरकार को जगाना है और सरकार को ये बताना है कि जो बिल लेके आई है वो किसानों के हक में नहीं है। मगर सीधी सीधी बात करें तो किसान अब इसके लिए उग्र हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ जंतर मंतर और रामलीला मैदान के लिए ही डिमांड कर रहे हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि सरकार के नाक के नीचे बैठकर उनको जगाना है। और कोशिश यही करनी है कि जो बिल लेके आई है सरकार, वो सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि वो पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। क्योंकि बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है, ना कि ग्रामीण लोगों के लेवल के लिए। क्योंकि वोट तो सबको देना है और उससे आने वाले समय के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं जो कैसे किसान है वो अपना गुस्सा दिखा सकते हैं और सरकार को अंदेशा है इस चीज के लिए। इसीलिए किसान किस तरह से पहुंच रहे हैं, किसानों की जत्थेबंदियां बाकी बॉर्डरों से किस तरह से वो दाखिल हो रही हैं, वहां क्या मुस्तैदी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से नोएडा बॉर्डर की बात करें या फिर और बॉर्डर गाजियाबाद से जो लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अब बॉर्डरों के पास आ चुके हैं और अभी आने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली पुलिस अभी चौकन्नी हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देंगे, मगर निरंकारी की ग्राउंड के लिए, ना कि रामलीला मैदान के लिए। मगर कहीं ना कहीं अभी भी किसान आने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम राज्यों से किसान दिल्ली आने के लिए तैयार है और निकल हैं और काफी हद तक दिल्ली के बॉर्डरों पर आना भी शुरू हो चुका है। मगर देखना है कि किस तरीके से वो निरंकारी ग्राउंड में जाएंगे या रामलीला मैदान के अंदर जाएंगे। जी, लगता नहीं राजीव के किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, एक तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऊपर से पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट है। ऐसे में तमाम किसान वहां एकजुट हो रहे हैं। हज़ारों हज़ार की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या निरंकारी मैदान इतनी क्षमता वाला है कि जो देश भर के बाकी अन्य राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं वहां पर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड की बात करें, अगर पूरे देश के किसान निरंकारी ग्राउंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड छोटा पड़ सकता है। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निरंकारी ग्राउंड के अंदर पूरे देश का किसान नहीं आ सकता है, वो जगह छोटी पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं ये अंदेशा सरकार को भी है, मगर सरकार यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते
कितने किसानों को आने की अनुमति देगी और कितने किसानों को नहीं आने देगी, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। अगर यहाँ पर किसान आ जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, ये सबको पता है, दिल्ली सरकार को भी पता है और केंद्र सरकार को भी पता है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें दोनों तरफ से है, किसानों की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है। जी, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी किसानों को आह्वान कर दिया गया है कि दिल्ली की ओर कूच करें। ऐसे में राकेश टिकैत की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया कि सरकार विफल हो गई है, अब दिल्ली की ओर ही जाना होगा। तो यूपी के, पश्चिमी यूपी के तमाम शहरों से, मेरठ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर से लेकर अन्य जो शहर हैं, सहारनपुर, ये सभी लोग जो है कूच कर रहे हैं, गाज़ियाबाद बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ किसान तो दिल्ली के अंदर आ भी चुके हैं, यानी कि जो गाजियाबाद के सटे हुए इलाके हैं जहाँ पर किसान रहते हैं, वहां से निरंकारी ग्राउंड के लिए कुछ आ भी चुके हैं और कुछ निरंकारी ग्राउंड के अंदर पहुंच भी चुके हैं। जो बड़े जत्थे की बात करें, जो सिंधु बॉर्डर पर अटका हुआ, रोका हुआ किसानों का जत्था, या फिर कहे और जो जत्थे आ रहे हैं किसानों के, वो अभी भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनकी डिमांड वही है बार बार कि केंद्र सरकार उनको वो जगह दे, यानी कि रामलीला मैदान और जंतर मंतर, ताकि वो अपनी आवाज वहां से पहुंचा सके। मगर कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि अगर जंतर मंतर की जगह पे वो निरंकारी ग्राउंड पहुंचते हैं तो शायद उनकी आवाज उन केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी और जो उनका आंदोलन है वो फीका पड़ सकता है। जी राजीव, तस्वीरों की अगर बात की जाए तो किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? वो क्या कतार में किसान चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान पहुंच रहे हैं, या फिर पैदल कूच कर रहे हैं? किस तरह से किसानों की जत्थेबंदियां जो हैं अलग अलग राज्यों से, बॉर्डरों से होते हुए वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं? और क्या दिल्ली पुलिस की इस तरह की व्यवस्था है कि उन किसानों को नियंत्रित कर पा रहे हैं? किसान किस तरह के यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं राजीव? देखिए बिल्कुल किसान अभी भी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और यहाँ तक की बात करें वो अपने परिवार तक को लेके आए हुए हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का भी यूज कर रहे हैं, मतलब लाने के जो साधन है वो भी उन्होंने रास्ते में लगाई हुई है। यहाँ तक कि जो आम जनता है वो भी अब बॉर्डरों पर अटकने लगी है, क्योंकि ट्रैफिक हैवी जाम होना शुरू हो चुका है और दिक्कतें लोगों को आ रही है। लगभग 10 किलोमीटर के करीब लंबा जाम लग चुका है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, जो किसान अपनी बात पर पड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर पड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में आम जनता पिस रही है और वो पुलिसकर्मी पिस रहे हैं जो बॉर्डरों पर इनको संभालने के लिए खड़े हुए हैं। जी, ऐसे में जाहिर तौर पर राजीव, देखिए, जितने भी किसान पहुंच रहे हैं, अधिकतर किसान जो हैं उम्रदराज हैं, और ये भी कहा जा रहा है दिल्ली के तो कई ऐसे इलाके हैं, या दिल्ली एनसीआर से कई इलाके ऐसे सटे हुए हैं, फिर चाहे फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाज़ियाबाद हो, जहां पर कंटेनमेंट जोन है। वहां कहा गया है कि वहां पर बुजुर्ग और बच्चे बाहर ना निकलें, नई गाइडलाइन के अनुरूप भी ये कहा गया है। लेकिन एक बड़ी तादाद में किसान जो हैं दिल्ली पहुंच रहे हैं बाकी राज्यों से। खतरा कोरोना का भी बड़ा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल पैर पसार चुकी है और कहीं ना कहीं जो दोबारा से कोरोना का अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं अब जनता के लिए भी है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें अब बुजुर्गों की, या फिर हरियाणा से, पंजाब से, या फिर और राज्यों से जो किसान है, बुजुर्ग जो है, यानी कि जो बच्चे ले लेकर निकल रहे हैं, महिलाओं को लेकर साथ में निकले हैं, वो कहीं ना कहीं स्थिति इस तरीके की बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भीड़ के अंदर ही ज्यादा वायरस फैलता है और वायरस वो भीड़ के अंदर द्वारा एक दूसरे के संक्रमण आ जाता है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें जरूर नजर आ रही है, क्योंकि किसान अपनी बातों पर पड़े हुए हैं। किसानों का ये मानना है कि जब तक बिल उनका वापस नहीं होगा और सरकार उनको बिल वापस लेने के साथ साथ उन किसानों को आश्वासन नहीं देगी तो वो इसी तरीके से उग्र रहते होते रहेंगे। मगर सरकार अभी भी बात करने के लिए किसानों को बोल रही है कि हम लोग बैठकर बातचीत कर रास्ता निकाल सकते हैं, मगर अभी भी जितनी भी बातचीत हुई है या फिर कहें जितनी भी बैठकें हुई हैं विफल रही हैं और किसानों को ये भी पता है कि अगर अभी भी बातचीत करी जाएगी तो लगता है जो बातचीत का नतीजा होगा वो विफल ही रहेगा। इसीलिए वो राजीव, दिल्ली में क्या कुछ प्रभावित हुआ है? सुनने में ये आ रहा है, देखिए, मेट्रो को बंद किया गया है, और ये भी कि कुछ परीक्षाओं जो होनी थी बच्चों की, उन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है। किस तरह की चीज़ें हैं जिनको सीधे तौर पर किसान आंदोलन के चलते फिलहाल विराम लगाया गया है उन पर? देखिए
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान लगातार अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन उनका उग्र होता जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के जब किसान एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है और वही अब आंदोलन बनता नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से प्रभावित होने की, यानी कि और चीजों को जो प्रभावित पड़ रहा है, यानी कि मेट्रो की जो दिल्ली की जो 6 मेट्रो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है, यहाँ की कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरीके से और इलाके के अंदर ना प्रवेश कर सके, जंतर मंतर के पास ना आ सके या रामलीला मैदान के पास ना आ सके। मगर कहीं ना कहीं अभी भी फर्क जरूर पड़ रहा है, क्योंकि किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और किसानों की जो मांगे हैं वो कितनी सरकार तक पहुंच पाती है। मगर अभी सरकार को अंदेशा जरूर है, मगर सरकार अभी भी किसानों को सिर्फ बातचीत के मुद्दे से ही समझाना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शांतिमय ढंग से 2 बजे तक समाप्त हो गई। इसके पहले आपको बता दें कि भयंकर सर्दी में भी डीडीसी वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। डोडा जिले में सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे और इस दौरान लोगों ने कहा कि विकास के लिए वोट हो रहा है, इसलिए वोट करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान हुआ, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चला और अब अगले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। आपको ये बता दें कि डीडीसी चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। 19 दिसंबर को आखिरी चरण होगा, 22 दिसंबर को काउंटिंग होगी। साथ ही ये भी बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के साथ ही तमाम पार्टियां गुप्तकर घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस का गठन किया हुआ है और पहली बार डीडीसी चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। रविंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, डीडीसी के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, किस तरह का उत्साह देखने को मिला और कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? जी देखिए, अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 50% तक जो है वो जो लोगों ने हिस्सा लिया है इन चुनावों में। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया आज रही है, जिसमें 25 सीटों के लिए श्रीनगर कश्मीर घाटी में और 18 सीटों पर जो है जम्मू में चुनाव हुए हैं और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव जो है वो करवाए गए हैं। और ये दर्शाता है कि लोग किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने डीडीसी चुनावों में कम से कम अभी तक जो सरकार की तरफ से जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसमें 50% तक जो है हिस्सा लिया है। पहली बार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है 370 हटने के बाद ये वोटिंग हुई है। क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या युवा जिसको वोट का अधिकार वो सभी लोग पहुंचे। रविंद्र, लोगों के मन में विकास को लेकर वो भावना थी, कहीं डर, दहशत या खौफ की कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं मिली? आपने तो तमाम मतदाताओं से बात भी की होगी रविंद्र। जी बिल्कुल, देखिए हमने मतदाताओं से बात की है और उनका यही कहना है कि हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं और विकास ही अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से पहले सरकारें रही हैं तो विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ था। अब 370 हटने के बाद हम लोग चाहते हैं कि विकास जो है उसको बढ़ावा दिया जाए और जो है इस वजह से आज लोग जो हैं अभी तक जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें 50% के करीब लोगों ने। रविंद्र, समझने की कोशिश करेंगे, और भी तमाम सारे पहलू हैं। देखिए, पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, अभी बाकी चरणों के चुनाव भी होने हैं और 19 तारीख को आखिरी चुनाव होगा। 19 दिसंबर को 8 चरणों में ये चुनाव होने हैं डीडीसी के। आप बने रहिएगा रविंद्र, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दूसरी बड़ी खबर का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया गया। कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है और तमाम विषम परिस्थितियों को देखते हुए समय दोपहर 2 बजे तक का ही रखा गया था। रविंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और 43 सीटों के लगभग इस पर यह कहा गया कि 43 सीटों पर यह चुनाव हुआ है, संपन्न तरीके से निपटा है। ऐसे में राहत की सांस तो है ही निर्वाचन आयोग के लिए और तमाम सारी व्यवस्थाओं। 43 सीटों के अगर इन परिस्थितियों को देखें तो 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था। कड़ाके की सर्दी या फिर कुछ और वजह? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे रविंद्र हमारे सहयोगी। फिलहाल तकनीकी कमी के चलते संपर्क उनसे टूट चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शांतिमय ढंग से 2 बजे तक खत्म हो गई और इसके पहले भयंकर सर्दी में भी डीडीसी वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। डोडा जिले में सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकले, पोलिंग बूथों पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कहा है कि विकास के लिए वोट किए जा रहे हैं, इसलिए वोट करने के लिए वो पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान हुआ है, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चला है। अगले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। आपको ये बता दें कि डीडीसी चुनाव 8 चरणों में होंगे और 19 दिसंबर को आखिरी चरण होगा। 22 दिसंबर को काउंटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम समेत पार्टियों ने गुप्तकर घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस का गठन किया है और पहली बार डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। रविंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रविंद्र, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में राजनीतिक दलों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? हालांकि नेशनल पार्टियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल, देखिए तो सपने के बाद एक गठबंधन बना था, गुप्तकार गठबंधन, जिसमें कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं वो भी शामिल हैं। और खास करके अगर बात करें तो कांग्रेस जो पहले पर्दे में थी, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव शुरू हुए हैं तो वो उसने जो है गठबंधन जो बना है गुप्तकार गठबंधन, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो है वो बात कही है। तो ऐसे में पार्टियां जो हैं, हर पार्टी जो है अपने तरीके से दावा कर रही है और लोग चाहते हैं कि विकास हो और विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। और
खास करके अगर बात करें तो जो आज पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 50% से ऊपर लोगों ने भाग लिया है। तो लोग चाहते हैं, कुल मिलाकर बात की जाए तो लोग चाहते हैं कि विकास ही होना चाहिए, क्योंकि वो इन इलाकों में नहीं था। और वहीं अगर बात करें मुख्य चुनाव आयोग की, तो उसने एग्जिट पोल जो है उस पर रोक लगा दी है। उसमें कोई भी टीवी चैनल और न्यूज़पेपर जो है वो एग्जिट पोल नहीं दिखाएगा। ये एक बड़ी खबर जो है अभी आ रही है क्षण के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा और जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है वोटिंग में, यहाँ वैलिड पेपर से वोट कराए गए हैं, मतदान हुआ है। जी देखिए, ये जो पोल हुए हैं ये जो हम कहते हैं बैलेट पेपर से नहीं हुए हैं, ये मशीन के द्वारा ही जो है मतदान सुनील हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन चुनावों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि इसमें पाकिस्तान खलल डाल सकता है और उसकी तरफ से कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस थी, इसी वजह से ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न जो है चुनाव हुए हैं। सुनील, चलिए रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान करने के लिए तमाम लोग पहुंचे और सुबह से ही 7 बजे से लोगों ने कहा कि ये वोट विकास के लिए किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य बीच में, आपको बता दें, बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर राम आदर्श ट्रस्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दर्शन अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है और इसके लिए गृह मंत्रालय, दिल्ली, जिलाधिकारी अयोध्या के साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के लिए भगवान श्री राम लला को अस्थायी मंदिर में विराजमान कराया गया है। वहीं फैसला आने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आए कोरोना के कारण भले ही बड़ी तादाद में अयोध्या श्रद्धालु नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन अब छूट मिलने के बाद प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन समय की उपलब्धता कम होने के कारण सभी दर्शनार्थी रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए रामलला ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारत सरकार से श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग की है और इसके लिए रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने पत्र के माध्यम से दर्शन अवधि में प्रथम वेला सुबह 7 से लेकर 12 बजे और शाम को 2 बजे से लेकर दोपहर और रात्रि 8 बजे तक के दर्शनों का समय मांगा है। पुनीत हमारे सहयोगी ज़्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। पुनीत, भगवान राम के दर्शन करने के लिए समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई है, किस तरह से देखा जाए इन पत्रों को जो कि गृह मंत्रालय को भी भेजे गए हैं? देखिए सुनील, दार्शनिक नगरी है अयोध्या और वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में जो टाइमिंग है, हालांकि ये टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग थी जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, और सुबह 7 से 11 और शाम को 2 से 6 लोग दर्शन कर सकते थे। इसके अलावा पूरा दिन मंदिर बंद रहता था और शाम को 6 बजे जल्दी मंदिर बंद हो जाने से जो बाहर से श्रद्धालु आते थे वो दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब हक में फैसला आ गया है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की मांग है, जो रामादल ट्रस्ट है उसने पत्र लिखा है कि सुबह 7 से 12 बजे तक, यानी कि 1 घंटा सुबह में बढ़ाया जाए और शाम को 2 से 8 बजे तक की 2 घंटे शाम को बढ़ाया जाए, ताकि जो श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा हुआ है, इस समय भीड़ उमड़ रही है क्योंकि जब से पक्ष में फैसला आया है और मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी आ रहे हैं और लोग दर्शन ना कर पाने के चलते मायूस हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रामादल ट्रस्ट ने पत्र लिखा है और मांग करी है। जी पुनीत, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भी तमाम सारे फैसले लिए गए हैं। कई मरतबा आपने देखा कि कई सारे बड़े तीर्थ मंदिर जो है कोरोना अवधि में बंद भी रहे, लॉकडाउन में मंदिर पूरी तरह से उनके पट बंद रहे, लेकिन अब छूट मिली है, धीरे धीरे लोग पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी भी एक बड़ी वजह है कि दर्शनों के समय पर अभी विचार किया जाएगा। देखिए सीधे तौर पर सुनील, कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते जो मंदिर बंद थे उनमें अयोध्या भी एक ऐसा मंदिर था जो जिसके कपाट बंद थे। लेकिन समझने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पहले का टाइम ये था, जब रामलला पर फैसला आना था, सुबह 7 से 11 लोग दर्शन कर सकते थे और शाम को 2 से 6 कर सकते थे। लेकिन अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, हालांकि जो लॉकडाउन के नियम है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाना हो जरूरी हो या हाथ सैनिटाइज करना हो, सारे नियम का पालन कराया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट के लोग हैं वो ये
चाहते हैं कि जो श्रद्धालु देश के दूसरे राज्यों से आते हैं, शाम तक अयोध्या पहुंचते हैं और उनको दर्शन नहीं हो पाता, तो उनमें से कई ऐसे श्रद्धालु रहते हैं जिनको रात में वापस भी जाना होता है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक मायूसी नजर आती है। ऐसे में रामादल ट्रस्ट ने मांग करी है कि समय अवधि को बढ़ाया जाए। जी बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,